सुबह होते ही अपना काम शुरू कर दीजिएगा। रोहित और सचिन झिझकते हुए पुरोहित की बात मानकर उनके पीछे पीछे घर की ओर चल दिए। कुछ ही देर बाद वो लोग पुरोहित जी के घर पहुंच गए। वहां रोहित ने थोड़ा सोचते हुए पुरोहित से पूछा, अच्छा पुरोहित जी, एक बात बताइए, बाकी सब तो ठीक है, पर रात के 2 बजे हमें गांव के बाहर एक बारात दिखी जो बहुत ही अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि बारात नहीं हो बल्कि मातम हो। इसे सुनते ही पुरोहित जी के चेहरे पर एक खामोशी उतर आई और उन्होंने धीरे से कहा, तुम शहरी हो, तुम्हारा यकीन करना मुश्किल होगा। हमारे गांव में एक चुड़ैल का वास है जिसका नाम है मंडोलिका, और हर पूर्णिमा की रात हमें इस गांव से एक मर्द को उस हवेली में मंडोलिका के पास भेजना होता है ताकि वो उस मर्द के साथ सुहाग रात मनाकर अपनी भूख मिटा सके। ये बोलते हुए पुरोहित जी के चेहरे पर जहां गुस्सा उतर आया था, वहीं ये सुनकर रोहित को हंसी आ गई और वो बोल पड़ा, कौन सी सदी की बात कर रहे हैं आप पुरोहित जी? ये क्या मंडोलिका भूत चुड़ैल की बातें कर रहे हैं आप? मैं नहीं मानता इन सब बातों को। रोहित उठकर वहां से जाने ही वाला था कि पुरोहित जी बोल पड़े, हंसो मत रोहित, कल सुबह अपनी आंखों से देख लेना। सूरज जिसकी बारात निकली थी ना, कल उसकी लाश उस हवेली के बाहर आएगी। रोहित जो सो जाने के लिए उठा ही था, वो अचानक रुक गया और बोल पड़ा, क्या है मंडोलिका की कहानी? इस पर परेशान होते हुए पुरोहित जी ने रोहित को अपने पास बिठाते हुए कहा, सालों पहले की बात है रोहित। मंडोलिका के कहर से गांव के मर्दों को आजाद करने के लिए एक तांत्रिक ने हमारी मदद की थी। उन्होंने ही उस चुड़ैल को हवेली के अंदर अपनी तंत्र विद्या से बांधा था ताकि वो गांव में ना घूम सके। लेकिन क्या पुरोहित जी? रोहित ने उत्सुकता से पूछा। इस पर उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, वो सदा के लिए उसे नहीं बांध पाए। वो हर पूर्णिमा की रात के तीसरे पहर में बाहर आकर एक साथ कई मर्दों का शिकार कर सकती है, और हमने इसे रोकने के लिए आपस में ही तय कर लिया कि हम हर महीने पूर्णिमा की रात के दूसरे पहर के खत्म होने से पहले और तीसरे पहर के शुरू होने से पहले गांव से या कहीं से भी एक मर्द भेजकर मंडोलिका की भूख को शांत कर देंगे, जिससे उसे हवेली में ही रोककर रखा जा सके ताकि अगली पूर्णिमा तक शांति बनी रहे। ये सुनते ही रोहित चुप हो गया और बिना कोई सवाल पूछे वहां से चला गया। कुछ ही घंटे बचे थे सुबह होने में और रोहित नींद की आगोश में था, पर वो आज भी नींद में बार बार चौंक रहा था। नींद में कभी उसका गला तो कभी उसके होंठ सूख रहे थे। उसकी आंख जरूर सोई थी, पर दिमाग में एक साथ वही सपने चल रहे थे जो वो कई सालों से देखता आ रहा था। सपने में उसे किसी गांव का मंदिर, हवेली, तालाब और न जाने क्या क्या लगातार दिखाई देते थे। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है मानो वो सदियों से इनसे जुड़ा हुआ हो और ये सारी जगहें उसे पुकार रही हों। कि अचानक रोहित की आंख झटके से खुल गई। वो पसीने से तरबतर था। रोहित बेचैन होता हुआ मन ही मन बोल पड़ा, आखिर कहना क्या चाहते हैं ये सपने मुझसे? क्यों इतने सालों से हर रात मुझे यही सपने आते हैं? बार बार वही जगहें, थक गया हूं मैं इन सब से। खुद से बोलकर रोहित की नजर उगते सूरज पर पड़ी तो वह उठ बैठा। तभी रोहित को गांव वालों की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उसने बाहर आकर देखा तो भीड़ इकट्ठी थी और उनमें से एक आदमी कह रहा था, जल्दी चलो, सुबह हो गई। नदी पार नहीं जाना है क्या तुम लोगों को? सब तेजी से अपने अपने घरों से निकलकर चौराहे पर जमा हो गए और तेजी से हवेली के पीछे बहती नदी के उस पार जाने लगे। सब नदी किनारे पहुंचे ही थे कि सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां कोई था ही नहीं। उन्होंने इधर उधर नजर घुमाई तो देखा
कि पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ है। अरे ये तो जिंदा है। ये क्या दिख रहे हैं हम? ये जिंदा कैसे हो सकता है? पेड़ के नीचे और कोई नहीं बल्कि सूरज था, जिसे देखते ही कुछ लोग डरे, पर अगले ही पल हिम्मत करके आगे बढ़े। तभी गांव के एक आदमी ने तेजी से सूरज की ओर बढ़ते हुए कहा, ये तो चमत्कार हो गया भाई लोग, हमारा सूरज जिंदा है। ये मंडोलिका के कहर से जिंदा बच गया। कुछ ही देर में गांव में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि सूरज जिंदा है। मंडोलिका के साथ पूरी रात गुजार कर भी वो जिंदा है। और ये बातें सुनकर रोहित और सचिन भी तेजी से नदी के पास इसे देखने पहुंच जाते हैं, जहां गांव के लोग जमा हुए थे। सब सूरज को घेर कर बातें कर रहे थे कि तभी उनमें से एक आदमी बोल पड़ा, काका, सूरज की सांसें तो चल रही हैं, पर आप लोगों ने देखा, ये कुछ बोल नहीं रहा। तभी एक और आदमी बोल पड़ा, अरे इसके जिंदा होने की खुशी में हम भूल ही गए कि इससे पूछें कि आखिर हुआ क्या। और ये सुनते ही एक और आदमी तेजी से झुका और सूरज को हिलाने लगा। अरे सूरज, बताओ भी ये सब हुआ कैसे? क्या हुआ तुम्हारे साथ पिछली रात? पर वहां मौजूद सब लोगों ने महसूस किया कि सूरज के ठंडे शरीर में कोई हलचल नहीं थी और ना ही उसके चेहरे पर कोई भाव था। उसकी सांसें तो चल रही थीं, पर उसका शरीर एक जिंदा लाश बन चुका था। सब लोग ये मंजर निहार रहे थे कि तभी किसी ने बोला, इसे वैद्य के पास ले जाते हैं, इसका इलाज कराना होगा। सचिन और रोहित भी वहीं खड़े सब देख रहे थे कि तभी अचानक सचिन का फोन बजता है और वो रोहित की ओर इशारा करता है। जरूरी फोन है, मैं बात करते करते ठिकाने पर पहुंचता हूं, तू भी जल्दी पहुंच, फालतू के ड्रामे में मत फंस। धीरे धीरे वहां भीड़ कम होती गई और आखिर में रोहित भी वहां से निकलने लगा कि पलटते ही उसकी नजर हवेली पर पड़ी। वह हवेली देखकर चौंक गया और बोल पड़ा, ये तो वही हवेली है जो हर बार मेरे सपने में आती है। अंदर घुसने पर वह इधर उधर देखता है और उसका सर चकराने लगता है। अपने आप को संभालते हुए जैसे ही बाहर निकलता है, कुछ कदम पर उसे मंदिर दिखता है, जिसे देख के वह समझ नहीं पाता कि उसका क्या रिश्ता है इस गांव से। सोचता हुआ रोहित पुरोहित के घर आता है तो सचिन उसे बताता है कि उसे एक जरूरी काम से अभी जाना होगा और काम खत्म होते ही वो वापस आ जाएगा। इन सब चीजों में शाम भी हो गई और अंधेरा होते ही रोहित अपने काम के लिए पुरोहित के घर से निकल गया। उसे मंदिर के आसपास के इलाके को देखना था ताकि वो अपना काम आसानी से कर सके। वो थोड़ी दूर ही चला था कि उसने देखा सड़क पर राख बिखरी हुई है। राख को देखकर रोहित को कुछ अजीब सा महसूस हुआ और वो उस बिखरी हुई राख को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ता गया। तभी उसे किसी की आवाज आई। रोहित ने पीछे पलटकर देखा, सामने एक सांवली सलोनी सुंदर सी लड़की खड़ी थी। वो लड़की बोली, क्या हुआ रोहित, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर रोहित एकदम ठहर गया। रोहित ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, तुमने अभी मुझे मेरे नाम से पुकारा, कैसे जानती हो तुम मुझे और तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मेरा नाम नित्या है, इसी गांव की हूं मैं। और रही बात तुम्हारी, तो इस गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है। कौन आता है कौन जाता है सबको सब पता होता है। रोहित नित्या के होठों से निकले एक एक शब्द को ध्यान से सुन रहा था और साथ ही मुस्कुरा भी रहा था, क्योंकि नित्या के व्यक्तित्व में कुछ था जो रोहित महसूस कर बार बार सुनना और देखना चाह रहा था। नित्या से कुछ और पूछने को था नहीं, इसलिए रोहित ने बातों को मोड़ते हुए कहा, वैसे तुम्हारे गांव में सब पागल ही हैं क्या? आखिर चल क्या रहा है यहाँ? मंडोलिका को तो सब जानते हैं, मगर कोई असली कारण नहीं जानता उसके यहाँ होने का। कब कैसे वह यहाँ आई, ये जवाब किसी के पास नहीं है।
क्या है इस मंडोलिका की असली कहानी? ये सुनते ही नित्या उसके थोड़ा करीब आ जाती है और बोल पड़ती है, मुझे पता है मंडोलिका की सच्चाई, सुनना चाहोगे? और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाती है। रोहित, जिसे अब सच में जानना था कि आखिर क्या है मंडोलिका की कहानी, रोहित धीरे धीरे नित्या के पीछे चलने लगता है कि तभी रोहित की नजर शमशान घाट पर पड़ती है। वहां किसी की चिता धू धू कर चल रही थी। रोहित जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे उस चिता पर किसी की आकृति नजर आती है। उसे देखते ही रोहित की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि चिता पर बैठी हुई वो लड़की जैसी प्रतीत हुई। हैरानी की बात ये थी कि वो लड़की भयंकर आग के बीच भी ना चीख रही थी ना चिल्ला रही थी। ये देख रोहित घबराया हुआ जलती चिता पर बैठी लड़की को बचाने जैसे ही दौड़ता है, अचानक वो लड़की और जलती हुई चिता दोनों गायब हो चुके होते हैं। हैरान रोहित जैसे ही पलट के नित्या को देखता है, नित्या भी वहां से गायब हो चुकी होती है। आखिर क्या था जलती चिता और उस पर बैठी लड़की का राज, और कहां गायब हो गई नित्या? क्या है मंडोलिका की कहानी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।